गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास के सेकंड चैप्टर संसाधन के रूप में लोग अर्थशास्त्र के दूसरे चैप्टर के जो आर्थिक गतिविधियां थी उसमें बेरोजगारी के जो प्रभाव है उसकी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने जो बेरोजगारी किस प्रकार की बेरोजगारी थी, शहरी बेरोजगारी और जो ग्रामीण बेरोजगारी थी, उनके बारे में चर्चा की थी। और आशा करता हूं कि आप सभी ने जो वीडियो है वो अच्छी प्रकार से देखा होगा और आपके समझ में भी आया होगा। यदि किसी को समझ में नहीं आया तो वो कम से कम वीडियो को 2 या 3 बार देखें, और फिर भी यदि किसी टॉपिक पर कन्फ्यूज़न रहता है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जो बेरोजगारी की समस्या है, उसके जो बेरोजगारी है वो प्रभाव क्या है। तो कल हमने बताया था भी जो बेरोजगारी है वो क्या है। भी किसी भी व्यक्ति को काम के प्रति समर्थ होने के बावजूद भी यदि किसी व्यक्ति को काम नहीं मिलता तो वो क्या कहलाता है, बेरोजगार कहलाता है। तो बेरोजगारी के जो प्रभाव है वो किस किस क्षेत्र के अंदर है वो सबसे ज़्यादा होते हैं। देखिए, बेरोजगारी के कारण क्या होता है, जो जनशक्ति होती है यानी जो जनता के पास जो संसाधन होते हैं उसको वो अच्छी तरह से प्रयोग नहीं कर पाता, और नए प्रयोग करने के कारण वो अपनी आय का किसी भी प्रकार से साधन जो नहीं जुटा पाता तो वो क्या हो जाता है, बेरोजगार हो जाता है। और इसके बाद में दूसरा होता है इसमें जो आर्थिक जो बोझ है, आर्थिक बोझ किसी भी व्यक्ति पर कब बढ़ जाता है, जब उसको काम न मिले। क्योंकि बहुत से ऐसे मजदूर होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो डेली वेज के लिए काम करते हैं, यानी जितना पैसा उसने कमाया, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो 200 रुपये कमा रहा है और शाम को उसी 200 रुपये को वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। ये क्या होता है, डेली वेज का काम होता है, यानी प्रतिदिन के हिसाब से करने वाला जो काम। कुछ जो लोग होते हैं वो किस पे, मासिक वेतन पे भी काम करते हैं। मासिक वेतन यानी महीने भर के वेतन। यदि इस वेतन और इस जो मजदूरी के अंदर काफ़ी फर्क होता है, क्योंकि इस मजदूरी में क्या होता है, जो कोई भी व्यक्ति यदि प्रतिदिन के हिसाब से जो मजदूरी कर रहा है वो अगर महीने के अंदर 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन घर पर रहता है या किसी कारणवश वो बीमार पड़ जाता है और काम पर नहीं जा पाता, तो उन दिनों की उसको क्या है, जो रोजगार है या उसकी जो आय होती है वो उसको नहीं मिलती। मासिक वेतन में क्या होता है, महीने के अंदर जितनी छुट्टियां जो निर्धारित होती है उसको मिलती है। इसके साथ साथ इन छुट्टियों का जो वेतन है उसको मिलता रहता है। अब ये में इस वेतन के अंदर भी क्या है, एक तो होते हैं जो सरकारी कर्मचारी और एक होते हैं जो प्राइवेट कर्मचारी या जो निजी कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं। तो उसमें भी क्या है, सरकारी जो कर्मचारी होता है उसके जो वेतन और भत्ते में क्या है, कटौती नहीं होती, जबकि जो निजी तौर पर जो कर्मचारी होते हैं उनके वेतन और भत्तों के अंदर क्या होती है, कटौती हो जाती है। तो बेरोजगारी जो इसका एक क्या है, प्रमुख कारण है, और इसका जो प्रभाव है किस पर पड़ता है, उसके आर्थिक संसाधनों पर यानी आर्थिक क्रिया पर उसका सबसे ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ता है, यानी उसका जो आय का जो साधन है या इनकम पर है वो इसका असर सबसे पहले पड़ता है। इसके बाद में जो बेरोजगारी है वो क्या है, कारण व्यक्ति जो होता है वो सामाजिक तौर पर क्या हो जाता है, तनाव बढ़ जाता है। सामाजिक जो तनाव है उसके अंदर आ जाता है, सामाजिक तनाव भी उसके अंदर क्या है, पैदा हो जाता है। सामाजिक तनाव का मतलब क्या है, यदि कोई व्यक्ति बेकार पर है यानी जो मजदूरी नहीं कर पाता तो उसको आय का कोई भी साधन नहीं मिल पाता, और उसकी जो चिंताएं होती है वो क्या जाती है, बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि जो परिवार के जो अन्य जो सदस्य है वो किस पर डिपेंडेंट होते हैं, इस पर, और जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वो क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, यानी उस पर किसी भी
प्रकार की जो है वो आय नहीं मिल रही, उसे किसी भी प्रकार का जो है रोजगार वो नहीं मिल रहा, इसलिए वो तनाव से ग्रस्त हो जाता है। और तनाव के कारण क्या होता है, हो सकता है उसको बीमारी हो जाए, हो सकता है कुछ गलत कार्य कर ले वो। तो ये जो तनाव होता है यानी चिंता जो होती है वो क्या है, उसके मानसिक तनाव का एक प्रमुख कारण होती है। तो ये थे बेरोजगारी के जो है कुछ प्रभाव। अब हम इसके अंदर संसाधन के रूप में लोग में जो कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है उसकी हम चर्चा करते हैं, जिसकी इस अध्याय के अंदर हमने जो है विवरण दिया था। लेकिन कुछ एक ऐसी जिन्हें नहीं बताया गया था वो थे, सबसे पहले हम देखते हैं कोई भी चीज़ होती है जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, संसाधन। और संसाधन को हम कैसे परिभाषित करते हैं, यानी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के लिए जिन पदार्थों का हम प्रयोग करते हैं, चाहे वो घरेलू स्तर पे हो चाहे वो बाहर हो। अब अपने घर के अंदर यदि हम हर प्रकार की वस्तुएं हैं, नहाने के लिए साबुन, पानी, पीने के लिए पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके साथ साथ रसोई घर के अंदर जितने भी प्रकार की जो चीज़ें हैं उसका हम प्रयोग कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, एक प्रकार का संसाधन है। तो इसी प्रकार आर्थिक जो गतिविधियां होती है, संसाधन के रूप में जो लोग होते हैं वो क्या है, जैसे मुद्रा है, मुद्रा का प्रयोग अधिकतर लोग अपनी जो घरेलू वस्तुओं को खरीदने के अंदर करते हैं। इसके साथ साथ कच्चा माल जो है, कच्चा माल, इसका प्रयोग क्या है, उपभोग की वस्तुओं के लिए किया जाता है। और अन्य जो परिसंपत्तियां होती हैं, जैसे घर का प्रयोग किया जाता है, घर पे यदि कोई सदस्य भवन, किसी के पास भवन है और अतिरिक्त जो भवन है और तो वो उसके ऊपर क्या देता है, इसको किराया, यानी किराए पर वो देता है, तो घर जो है वो भी उसके क्या है, आय का एक साधन है। इसके साथ साथ अपनी घरेलू जो चीज़ें हैं कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग करता है। तो कोई भी एक व्यक्ति या पूरा जो संगठन या समुदाय जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। अब देखिए, इन संसाधनों को जब हम प्रयोग करते हैं, यानी जैसे कच्चा माल है, कच्चे माल का प्रयोग करने के लिए किसके निर्माण की आवश्यकता होती है, उद्योग। किसकी आवश्यकता होती है, उद्योग। और उद्योग से हमने इसकी वस्तुओं का क्या किया, उत्पादन। इससे क्या किया, वस्तुओं का उत्पादन। लेकिन इस कच्चे माल को हमें विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा किस तक लेके जाना पड़ता है, उद्योग तक लेके जाना पड़ता है। और उद्योग से फिर बाजार के अंदर इन वस्तुओं को हम लेके आते हैं, तो उसके लिए भी किन संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, विभिन्न प्रकार के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो कच्चा जो माल होता है वो किसके द्वारा, मानव यानी मनुष्य के द्वारा, मनुष्य अपने साधनों के द्वारा उसको उद्योग तक पहुंचाता है। उद्योग में भी मानव क्या है, मजदूरों के द्वारा और मशीनों के द्वारा, आर्थिक कौशल, तकनीक कौशल और आधुनिक विधियों के द्वारा क्या है, इसका जो निर्माण किसके रूप में करते हैं, यानी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जो अंतिम उपभोग की वस्तु होती है, जो हमारे प्रयोग में आने वाली वस्तुएं होती हैं। तो इसका जो माध्यम क्या था, वो क्या है, मानव। यानी मानव ने अपनी ज्ञान और कौशल और तकनीक के साधनों के द्वारा क्या किया था, इसको उपयोग के लिए प्रयोग में आने वाली वस्तुओं के रूप में इसको परिवर्तित किया। तो सबसे महत्वपूर्ण साधन इसमें क्या माना गया है, मानव संसाधन। तो ये क्या कहलाएगी, ये सभी वस्तु क्या कहलाएगी, मानव संसाधन कहलाएगी। अब जो मानव होता है वो किसी भी प्रकार के वस्तु निर्माण के लिए क्या करता है, निवेश करता है। क्या करता है, निवेश। अब देखिए निवेश क्या है, निवेश वो प्रक्रिया है जो लाभ के उद्देश्य से की जाती है, लाभ के उद्देश्य से की जाती है। लाभ के उद्देश्य से
कोई भी व्यक्ति है वो क्या है, किसी भी व्यवसाय के अंदर यदि पूंजी लगाता है, पूंजी जो किसी भी व्यवसाय के अंदर पूंजी लगाता है, व्यवसाय यानी व्यापार, जैसे उद्योगों के अंदर उसने पैसा लगाया, कच्चे माल को खरीदने के लिए उसने पैसा लगाया, और उस जो निर्मित जो माल है या जो उपभोग के लिए जो वस्तुएं हैं उसको खरीदने के लिए क्या किया, उसने निवेश किया यानी अपनी पूंजी लगाई। तो ये क्या कहलाता है, यानी अपने लाभ के उद्देश्य से व्यक्ति जो पूंजी लगाता है वो क्या करता है, वो निवेश कहलाता है। अब जो निवेश किया जाता है वो किसके अंदर किया जाता है, किस दौरान होता है, तो देखिए सकल घरेलू जो उत्पाद होते हैं, किस वस्तुओं के निर्माण में, सकल घरेलू उत्पाद। अब देखिए सकल घरेलू उत्पाद क्या है, जो सकल घरेलू उत्पाद है वो किसी भी देश की जो परिसीमा के खास अवधि में क्या है, खास अवधि के अंदर जो निर्मित वस्तुएं होती है, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद जो किसी भी देश की परिसीमा के अंदर यानी किसी भी देश के अंदर उद्योगों से प्राप्त जो वस्तुएं हैं और सेवाओं का जो मौद्रिक जो मूल्य होता है, यानी जो वस्तुएं प्राप्त होती है यानी वस्तुओं का उत्पादन, वस्तुओं का उत्पादन होता है, और इसके लिए जो इसका जो मौद्रिक मूल्य होता है यानी मुद्रा का यानी पूंजी का जो मूल्य होता है वो क्या है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। यानी घरेलू सीमा किसी देश की जो जो राष्ट्रीय सीमा है उसके अंदर जितना भी उत्पादन किया जाता है वो क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अब इस सकल घरेलू उत्पादन के लिए क्या होता है, किसकी आवश्यकता होती है, दायित्व, किसकी आवश्यकता होती है, दायित्व। अब दायित्व क्या होता है, दायित्व होता है किसी भी राज्य के लिए जो उत्तरदायी यानी महत्वपूर्ण जो कारक होते हैं। कोई वस्तु निर्माण के लिए राज्य का उत्तरदायित्व यानी उसका जो कर्तव्य क्या है, ठीक है, जो राज्य का किसी वस्तु के उत्पादन में जो कर्तव्य होता है उसकी जो भूमिका होती है वो क्या कहलाता है, उसका दायित्व कहलाता है। अब हमने आर्थिक गतिविधियों की कल हमने चर्चा की थी भी, जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और विनिमय, विनिमय का मतलब क्या होता है, आदान प्रदान करना, खरीद क्रय विक्रय करना, और उपभोग से जो संबंधित गतिविधियां होती है वो किस में आती है, आर्थिक गतिविधियों में आती है। उसके बाद में प्राथमिक क्रियाएं की हमने चर्चा की थी भी, जो प्राथमिक क्रियाएं हैं वो है जो कृषि क्षेत्र के अंदर जितने भी संसाधनों का सीधे रूप में इस्तेमाल होता है वो, और वस्तुओं का उत्पादन होता है, मत्स्य पालन है, जैसे पशुपालन है, इसके विपरीत जो अन्य जैसे मुर्गा पालन था और डेयरी था, ये सभी कार्य क्या होते हैं, प्राथमिक क्रियाओं के अंदर आते हैं। और इन क्रियाओं यानी कच्चा जो माल है वो क्या है, कृषि के अंतर्गत यानी प्राथमिक क्रियाओं में आता है। इसके बाद में कच्चे माल को उद्योगों में परिवर्तित लेके जाते हैं, उद्योग में क्या होता है, इसका विनिर्माण होता है यानी उसका उत्पादन किया जाता है, पुनः उसको परिवर्तित किया जाता है किसी वस्तु के अंदर। ये किस में आ जाता है, द्वितीय में, और ये कच्चा माल किस में आ जाता है, प्राथमिक क्रियाओं में। प्राथमिक क्रियाओं के अंदर, ये द्वितीय क्रियाओं के अंदर, और इस कच्चे माल से प्राप्त जो वस्तुएं होती है और इन वस्तुओं का क्या किया जाता है, स्थानांतरण। क्या किया जाता है, जब स्थानांतरण किया जाता है तो जिन साधनों की आवश्यकता पड़ती है आयात या निर्यात के लिए, तो वो क्या कहलाता है, तृतीय क्षेत्र कहलाता है। यानी जो सेवाएं हैं, जितने भी प्रकार की जो सेवाएं हैं वो क्या कहलाएगी, तृतीय क्षेत्र में आती हैं। अब बाजार क्रियाओं के अंदर जो कंपनी के उद्देश्य से की जाती है,
यानी कंपनी अपने लाभ के लिए जो बाजार के लिए के उत्पाद और प्राथमिक जो उत्पाद है उसका शुद्धिकरण किया जाता है, प्रसंस्करण किया जाता है, और जो सब विज्ञापन किए जाते हैं और जो लोगों को उत्पाद या वस्तुएं जो देनी होती है वो क्या होती है, बाजार क्रियाएं होती हैं। गैर बाजार क्रियाएं कौन सी होती है, जो सब उपभोग के लिए जो उत्पाद और प्राथमिक उत्पाद का जो शुद्धिकरण और स्थिर परिसंपत्तियों का अपने खाते का जो है उत्पादन किया जाता है या अपनी निजी आय के लिए जो करे किया जाए। इसके बाद में भुगतान। देखिए भुगतान क्या है, यानी कोई भी व्यक्ति है, जैसे हमने कोई बाजार से कोई भी वस्तु ली, चाय ली, जैसे मान लीजिए हमने घरेलू काम कार्य के लिए चाय ली, चाय के लिए किसी व्यक्ति को 200 रुपये उसको किसको देना पड़ता है, दुकानदार को। क्या है, दुकानदार को। तो जो दुकानदार को किसी व्यक्ति द्वारा किसी दुकानदार को ये जो इनकम यानी जो मुद्रा दी गई है, यानी 200 रुपये जो किसी वस्तु के बदले में दिए गए हैं, ये क्या कहलाता है, भुगतान कहलाता है। क्या कहलाता है, भुगतान कहलाता है। तो समझ में आया भी, कोई भी पदार्थ या वस्तु जिसका हम क्रय करते हैं और उसके लिए हमें किसी प्रकार की जो मुद्रा किसी दुकानदार को या किसी व्यक्ति को बाजार के अंदर देनी पड़ती है, तो वो क्या कहलाता है, भुगतान कहलाता है। अब स्व उपभोग क्या होता है, इसी प्रकार स्व उपभोग होता है अपने लिए, अपने कार्य के लिए उपभोग करना, अपने लिए खर्च करना क्या कहलाता है, स्व उपभोग कहलाता है। तो ये किसी भी कोई भी जो व्यक्ति है वस्तु का जो उत्पादन करता है या उसका खर्च करता है, अपने लिए करता है, तो वो क्या है, स्व उपभोग कहलाता है। अब जितनी भी प्रकार की जो गतिविधियां हैं उसके लिए इसमें जो साक्षरता है, बेरोजगारी थी या रोजगार है, आय के लिए भुगतान की, काम के लिए जो भुगतान की स्थिति होती है उसको क्या बोलते हैं, रोजगार कहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति हमारे लिए दिन भर में कोई काम करता है, उसके बदले में हम उसको क्या देते हैं, जो धन हम उसको देते हैं, तो वो उसके लिए क्या होता है, आय प्राप्त होता है, हमारे लिए वो उसका क्या होता है, रोजगार होता है। तो कुछ आर्थिक गतिविधियों के अंदर जो शिक्षा का जो प्रभाव था उसमें भी इसी तरह जो शिक्षा का है उसी प्रकार क्या होती है, एक जीवन प्रत्याशा होती है, जीवन प्रत्याशा। देखिए जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो होता है, कोई व्यक्ति की जीवित रहने की जो अवस्था होती है, जीवित रहने की अवस्था, जीवित रहने की अवस्था होती है। यानी कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र 60 साल है, किसी की 65 है, किसी की 70 है, किसी की 35 है, तो इस आयु का जो औसत होता है, इस आयु का जो औसत होता है वो क्या कहलाती है, जीवन प्रत्याशा कहलाती है। जैसे भारत की जो जीवन व्यक्तियों की जो जीवन प्रत्याशा है वो कितनी है, 65 वर्ष मानी गई है, 65 वर्ष मानी गई है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, यदि हम अपने खेत के अंदर किसी भी फसलों का जो उत्पादन करते हैं और उसमें अलग अलग जो भूमि है या जो खेत है उससे अलग अलग प्रकार से जो अनाजों का उत्पादन होता है, अलग अलग जो क्वांटिटी होती है उसकी, उसमें तो हम क्या करते हैं, इस पूरे खेत में जो कुल अनाज का जो उत्पादन होता है उसका औसत हम मानते हैं भी, प्रति जो एकड़ है हमें औसत जो है इतना प्राप्त हुआ है। वही बात की इसमें आ जाती है, जीवन प्रत्याशा के अंदर आ जाती है भी। किसी की व्यक्ति जो है वो 70 वर्ष है आयु है, किसी की 35 वर्ष है, किसी की 60 है, किसी की 65 है, लेकिन कुल जो आयु होती है
इस कुल आयु का कुल जनसंख्या से जो वितरण होता है वो क्या कहलाता है, जीवन प्रत्याशा कहलाता है। यानी किसी व्यक्ति की जो आयु हमारे जो भारत में है वो किसकी मानी गई है, 65 वर्ष मानी गई है। यानी कोई भी जो व्यक्ति है वो 65 वर्ष तक है जीवित रह सकता है। उसकी अधिकतम जो आयु कितनी मानते हैं हम, जो है 65 वर्ष माननी है। और इसके भी अलग अलग कारण होते हैं, क्योंकि वर्तमान समय के अंदर जितनी भी प्रकार की जो पर्यावरण संबंधी समस्याएं आ रही है, स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं आ रही है, जितनी अधिक मात्रा में जो रासायनिक खादों का हम अपने अनाज के अंदर प्रयोग करते हैं, खेतों में कृषि कार्यों में प्रयोग करते हैं, तो जितनी क्वालिटी जो भोजन की होती है उसका हम पहले जो प्रयोग करते थे वो अब नहीं है। तो इससे भी क्या है, इसका जो प्रभाव किस पर पड़ता है, हमारी स्वास्थ्य पर पड़ता है। और स्वास्थ्य का प्रभाव किस पर पड़ता है, आयु पर पड़ता है। पहले क्या है, शुद्ध खाना जो होता था या स्वच्छ जो पर्यावरण था उसके अंदर क्या है, जो जीवन प्रत्याशा थी वो क्या थी, ज़्यादा थी। तो जिन क्षेत्रों के अंदर या जिन देशों के अंदर जो पर्यावरण, जिन क्षेत्रों के अंदर बढ़िया है, अच्छा पर्यावरण है, वहाँ का खान पान जिन क्षेत्रों के अंदर अच्छा है, उनकी जीवन प्रत्याशा हमेशा क्या है, ज़्यादा मिलेगी। तो लेकिन भारत की जो जीवन प्रत्याशा है वो कितनी मानी गई है, 65 मानी गई है। और इसके साथ साथ किसी भी देश की जो रोजगार यानी बेरोजगारी की जो समस्या है या रोजगार का अनुपालन जो है वो किस पर भी निर्भर करता है, जैसे शिशु मृत्यु दर भी है, शिशु मृत्यु दर। अब देखिए शिशु जो मृत्यु दर होती है वो क्या है भी, एक वर्ष के दौरान, ठीक है, एक वर्ष के दौरान 1000 जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं उसमें मरने वाले बच्चों की जो संख्या होती है, एक वर्ष के दौरान प्रति 1000 जन्मे बच्चों में मरने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है, मृत्यु दर कहलाती है। यानी 1000 बच्चों ने जन्म लिया, उसमें यदि 60 बच्चों ने उसकी मृत्यु हो गई तो ये उसकी क्या है, मृत्यु दर होती है। इसी प्रकार क्या होता है, शिशु मृत्यु दर, उसी प्रकार शिशु जो है जन्म दर भी होती है। क्या होती है, जन्म दर। यानी प्रति 1000 बच्चों ने जो जन्म लिया एक वर्ष में, उसमें जो जीवित बच्चे रह गए हैं वो क्या कहलाएगी, जन्म दर कहलाएगी। तो ये थी हमारी विभिन्न क्रियाएं जो आर्थिक गतिविधियों के अंदर जो है महत्वपूर्ण, किसी भी समाज के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इससे आगे हम जो बाजार क्रियाएं हैं, मानव क्रियाएं हैं, और इसमें जो किसी भी राष्ट्र के लिए जो सरकार के द्वारा किए गए जो कार्य होते हैं, कोई भी विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उसके बारे में हम थोड़ी जो है चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड like. Thank you.